Hello, my dear friends. Once again, I welcome you all on your online platform सक्सेस मंत्र। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा में हमने इससे पहले डिस्कस किया संज्ञा व संज्ञा के भेद। ठीक है, इन दो चीज़ों पर हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं उसके आगे, यानी कि पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करेंगे संज्ञा के विकारों के बारे में। हमने डिस्कस किया था लास्ट में, उसके एंड किया था पहले पार्ट में, कि संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द होता है और ये विकार 3 प्रकार से आते हैं, 3 कारणों से होते हैं। ठीक है, तो उसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट संज्ञा से रिलेटेड, और डिस्कस करते हैं संज्ञा के विकारों के बारे में। तो संज्ञा के विकार पर हमने चर्चा की थी कि संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द होते हैं, और यह विकार 3 कारणों से होता है। वो 3 कारण कौन कौन से हैं? लिंग, वचन व कारक। ठीक है, 3 कारण कौन कौन से हैं? लिंग, वचन व कारक। अब यह किस प्रकार से होता है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला है लिंग। लिंग को लेकर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है लड़का स्कूल जाता है, और दूसरा है लड़की स्कूल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्कूल जाने का काम, पहला सेंटेंस अगर हम देखें, पहला वाक्य हम देखें, तो स्कूल जाने का काम कोई लड़का कर रहा है, और दूसरे में स्कूल जाने का काम कोई लड़की कर रही है। ठीक है, इसमें जो लड़का है यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का। और अगर हम बात करते हैं लड़की की, तो ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि संज्ञा स्त्री है अथवा पुरुष जात की है। ठीक है, संज्ञा स्त्री है या पुरुष है, तो इस विशेषता को ही हम क्या कहते हैं? इस विशेषता को ही हम लिंग कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब यह निर्णय कैसे होता है? अगर हम बात करें लिंग के निर्णय की, तो इसको परिभाषा के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो। यानी कि हम ये बता सकें कि कोई भी शब्द वह पुरुष लिंग में है, पुरुषवाचक लिंग है, या फिर स्त्रीवाचक लिंग है। ठीक है, तो इससे लिंग का निर्धारण हो जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, पहला कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं हिंदी की, संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर? तो पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग है जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द। ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन क्या है? मोहन एक पुरुष है, और ये पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग की हम बात करें, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि राधा गीत गाती है, तो यहाँ पर अगर हम राधा की बात करें तो राधा स्त्री जाति का बोध करा रही है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को यहाँ पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो विकार हमारा आता है वो आता है वचन के कारण। ठीक है, तो वचन को हम लोग समझते हैं। अब संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो। ठीक है, कि कोई भी शब्द वो एक वचन में है या एक से अधिक में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन केवल 2 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध हो। ऐसा शब्द जिससे
केवल एक का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है, बालक एक है, एक बालक की हम बात कर रहे हैं जो कि पढ़ने का काम कर रहा है। घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर भी हमें क्लियर हो रहा है कि ये एक घोड़े की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करें बहुवचन की, तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर एक की बात हो रही है तो एक वचन है, एक से अधिक की अगर यहाँ पर बात हो, यानी कि ऐसा शब्द जिससे आपको एक से अधिक के होने का वहां पर बोध हो, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, तो आप यहाँ इस सेंटेंस से ही क्लियर कर पा रहे हैं कि पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लूरल, है ना। एक प्लूरल सेंटेंस है, यानी कि एक से ज्यादा को, प्लूरल नंबर को यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से घोड़े दौड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक से ज्यादा घोड़ों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, यानी कि प्लूरल नंबर की हम बात करते हैं इंग्लिश में, वह उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं, यानी एक से अधिक का बोध यहाँ पर कराया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो है कारक। तो कारक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, उस रूप को ही क्या कहा जाता है, उस रूप को ही कारक कहा जाता है। ठीक है, और कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, यानी कि जब हम कारक को प्रकट कर रहे हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, तो यहाँ पर पेड़ के साथ संबंध किसका बताया जा रहा है, फल का, लेकिन कारक को प्रकट करने के लिए हम इन दोनों शब्दों के साथ किन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, वह चिन्ह है पर। इसका मतलब है कि पेड़ और फल को अगर हम देखें तो इनके बीच में संबंध बनाने के लिए पर शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो ये पर शब्द क्या है, ये एक कारक शब्द है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विभक्ति कहते हैं, यानी कारक को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। और हिंदी में विभक्तियां, हिंदी में जो कारक हैं वो 8 माने गए हैं। कितने हैं, इनका नंबर कितना है, 8। ठीक है, और इनके लिए जो चिन्ह होंगे उन्हें हम विभक्तियां कहेंगे। अब आइए हम समझते हैं कि ये 8 कारक और उनकी विभक्तियां क्या हैं। तो यहाँ पर हम एक तरफ देख रहे हैं कारक और एक तरफ हम देख रहे हैं विभक्तियां। आइए हम समझते हैं एक एक करके कि ये क्या क्या होती हैं। जैसे कारक, पहला कारक है आपका कर्ता कारक। अभी इसे हम लोग डिफाइन भी करेंगे, आगे के स्लाइड्स में हम इन्हें डिफाइन भी करेंगे। अभी हम समझते हैं कि कारक और उनकी विभक्तियां क्या हैं। तो कर्ता, कर्ता कारक के लिए जिस विभक्ति का यूज किया जाता है वो है ने। ठीक है, सेकंड है आपका कर्म। कर्म कारक को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह है को। तीसरा है आपका करण। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से अथवा द्वारा, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है संप्रदान। संप्रदान कारक के लिए को, के लिए या फिर हेतु, इनमें से किसी विभक्ति का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है अपादान। अपादान कारक के लिए भी विभक्ति से का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये किस अर्थ में होता है, ये अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी वस्तु से क्या हो रही होती है, अलग हो रही होती है, तो उस कंडीशन में अपादान यहाँ पर कारक होता है। छठा है आपका संबंध। और संबंध कारक के लिए विभक्ति चिन्ह का, की, के
रा, री, रे, इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सातवां है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं में, पर। ठीक है। आठवां और अंतिम कारक है आपका संबोधन। कौन सा है? संबोधन। और संबोधन के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्तियां हैं हे, अरे, ए, ओ, हाय। ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आप संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, तो इससे भी आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमारे कुल कितने यहाँ पर कारक हो गए? कुल कारक हो गए 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और उनके साथ प्रयोग होने वाली उनकी विभक्तियों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक कारकों के बारे में, जिसमें पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, यानी किसी क्रिया को कौन कर रहा है, ये यहाँ पर आपको पता चलता है। यानी कि जैसे ही आप पूछेंगे कौन शब्द, कौन से आप प्रश्न करेंगे तो कौन का उत्तर जो आपको मिलेगा उस वो क्या है? वह कर्ता कारक है, यानी किसी कार्य को कौन कर रहा है। तो जैसे ही आप कौन को पूछते हैं वो शब्द आपको मिल जाता है, वही क्या है? कर्ता कारक है। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक किसने पढ़ी या कौन पुस्तक पढ़ता है? तो रमा। यहाँ पर रमा क्या है? रमा, आप देख रहे हैं कि रमा क्या है? रमा कर्ता कारक है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि विभक्ति चिन्ह ने भी आया हुआ है। अभी हमने पढ़ा ना कि कर्ता के साथ, कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, कई बार ये विभक्ति चिन्ह आपको नहीं भी देखने को मिलते हैं, यानी कि उन विभक्ति चिन्हों का लोप भी होता है। जैसे कि पक्षी उड़ता है, तो कौन उड़ रहा है? उड़ने का काम पक्षी कर रहा है, यानी कि काम के करने का बोध यहाँ पर पक्षी करा रहा है ना? क्रिया को करने वाला यहाँ पर कौन है? पक्षी है। तो यहाँ पर हमें ये तो क्लियर हो जा रहा है कि पक्षी करता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ने शब्द जो विभक्ति है उसका यहाँ पर लोप है। तो कई बार ये शब्दों का लोप भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये समझें कि क्रिया के करने वाले का बोध अगर हो रहा है तो जो क्रिया को कर रहा है वही क्या होगा? वही आपका कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है कि हमने क्या देखा था कि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आ रही थी ने, कर्म के साथ क्या थी? कर्म को। तो यहाँ पर आप देखिए कि को शब्द आ गया है, श्याम को पढ़ाया। ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस को शब्द का लोप हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा, यानी ये शब्द आपको सेंटेंस में नहीं देखने को मिलते हैं, वाक्य में ये शब्द नहीं होते हैं, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो किसको, इसका उत्तर आपको मिलता है, यानी कि जो कर्म कर रहा है जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वही क्या होगा? कर्म कारक होगा। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम किसको पढ़ रहा है? तो पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है। तो ये को शब्द का लोप भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि हर सेंटेंस में आपको जरूरी नहीं है कि वो को शब्द को दिया हो। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका करण कारक। अब कर्ता ने कर्म को करण से, करण के लिए विभक्ति चिन्ह, इसका आप ध्यान रखिएगा, से। क्लियर? अब जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उस संज्ञा को हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, श्याम गेंद से खेलता है, तो यहाँ पर क्रिया किसके द्वारा पूरी की जा रही है? श्याम के खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तो गेंद के द्वारा किया जा रहा है।
तो गेंद आपका क्या हो जाएगा, गेंद आपका करण कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह भी आ गई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि विभक्ति चिन्ह का लोप भी हमें देखने को मिलता है कई बार, जैसे कि आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो किसको मार रहा है, चोर को, और किसके द्वारा, लाठी के द्वारा। तो यहाँ पर के का लोप आपको देखने को मिल रहा है, लाठी के द्वारा। ठीक है, तो काम किसके द्वारा पूरा किया जा रहा है, लाठी के। तो लाठी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं संप्रदान कारक की तरफ। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। क्लियर। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो के लिए का यहाँ पर अर्थ निकल रहा होता है। जैसे कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, तो यहाँ पर मोहन के लिए गेंद लाता है, यानी जिसके लिए क्रिया की जा रही। तो यहाँ पर कमल गेंद किसके लिए ला रहा है, मोहन के लिए लेकर आ रहा है। ऐसे ही हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो स्कूल क्यों जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्लियर। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अब अपादान का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी से का ही विभक्ति चिन्ह के रूप में से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही होती है। तो अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय, और अगर गंगा को हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है, यानी इससे निकलकर बाहर की तरफ आ रही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब कोई वृक्ष है, इसमें पत्ते लगे हुए हैं, अब ये पत्ते क्या हो गए, गिरते हैं, गिर रहे हैं, इसका मतलब वृक्ष से अलग हो गए। तो यहाँ पर अलग होने का अर्थ क्लियर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं संबंध कारक की तरफ, यानी कि संबंध बताया गया, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जिस रूप में संबंध बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कमल की किताब मेज पर है, यहाँ पर में नहीं मेज होगा, कमल की किताब मेज पर है। क्लियर। राम का घर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस घर का संबंध किससे बताया जा रहा है, राम से। किताब का संबंध किससे बताया जा रहा है, कमल से। क्लियर। तो यहाँ पर संबंध बताना क्लियर हो रहा है। ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है ना, जिससे आपको क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। इसकी जो पहचान है वो हम कैसे कर सकते हैं, इसकी पहचान में या पर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। जैसे घोंसले में चिड़िया है, तो यहाँ पर चिड़िया किस में है, घोंसले में है, और सड़क पर गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी कहाँ खड़ी है, सड़क पर खड़ी है। तो इससे हम जान जाते हैं कि अधिकरण कारक का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है, संबोधन कारक। ठीक है, कारक में हमारा 8वां कारक कौन सा है, संबोधन कारक। संबोधन है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो, यानी किसी को आप बुला रहे हैं अथवा आप उसे सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध ना तो क्रिया से आपको देखने को मिलेगा और ना ही दूसरे शब्द से। जैसे खबरदार, आप कहते हैं ना खबरदार अगर आ गया है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सामने वाले को सावधान कर रहे हैं, है ना। या आप किसी को पुकार रहे हैं, जैसे राम देखो कैसा सुंदर दृश्य है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसे पुकारने का काम कर रहे हैं, उसे बुलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि मोस्टली आपको ऐसे वाक्यों में संबोधन चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, संबोधन चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये वे 3 कारण हमने देखे जो कि हमारे संज्ञा को
प्रभावित करते हैं, संज्ञा में विकार उत्पन्न करते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। ठीक है, लिंग यानी कि जिसमें हमने दो तरीके से बात की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक हमने 8 प्रकार के देखे। ठीक है, कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, हेल्प करती है, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with the next chapter. Till then, take care and thank you for the watching.